करोड़ों वर्षों तक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में एक पूर्ण तानाशाह का राज था। 2000 मील की सूखी चट्टानों को काटते हुए कोलोराडो नदी एक अनियंत्रित प्राकृतिक शक्ति के रूप में राज करती थी। प्रारंभिक स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इसे एल रियो कोलोराडो यानी लाल नदी कहा, क्योंकि इसकी गहरी गाद से भरी हुई धाराएं थीं। लेकिन उन शुरुआती अमेरिकी बसने वालों के लिए जो इसकी घाटी में खेती करना चाहते थे, ये कहीं अधिक डरावने नाम से जानी जाती थी, द वाइल्ड रेड बुल यानी जंगली लाल सांड। हर वसंत में जब रॉकी पर्वतों की बर्फ पिघलती थी तो नदी एक विनाशकारी बाढ़ में बदल जाती थी, जिससे खेत तबाह हो जाते थे और पूरी की पूरी बस्तियां खतरे में पड़ जाती थीं। ये क्षेत्र बेहद कठोर परिस्थितियों वाला था, एक शत्रुतापूर्ण सीमा प्रदेश जहां प्रकृति ही मानव जीवन के अस्तित्व का निर्धारण करती थी। इस गरजते दैत्य को वश में करना लंबे समय तक एक पूर्णतः असंभव इंजीनियरिंग कार्य माना जाता था। फिर भी नेवादा और एरिजोना की झुलसती रेगिस्तानी सीमा पर मानव महत्वाकांक्षा ने असंभव को संभव करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इससे पहले कि हम उस ब्लूप्रिंट की खोज करें जिसने अमेरिकी पश्चिम को बदल दिया, अगर आपको ऐसे गहरे ऐतिहासिक रूप से सटीक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो कृपया हमारे चैनल को रंबल पर टिप देकर समर्थन देने पर विचार करें। हमारा समर्थन करने का लिंक नीचे विवरण में ही दिया गया है। सन 1928 में राष्ट्रपति कैल्विन कोलिज ने बोल्डर कैनियन प्रोजेक्ट एक्ट को कानून में बदल दिया। इसका उद्देश्य चौंका देने वाला था, इतनी विशाल दीवार बनाना कि वो नदी के पूरे 2 साल के बहाव को रोक सके। मुख्य डिजाइनर जॉन एल सैविज को तुरंत एक इंजीनियरिंग की अनिवार्य शर्त का सामना करना पड़ा, एक ऐसी आवश्यक स्थिति जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं था। नदी के तल में 1 भी पाउंड कंक्रीट डालने से पहले जंगली कोलोराडो नदी को पूरी तरह से उसके प्राकृतिक रास्ते से हटाना जरूरी था। रणनीति बेहद सीधी और कठोर थी। खनिकों ने ठोस ग्रेनाइट के घाटी की दीवारों के आर पार 4 विशाल डाइवर्जन टनलें बनाई, 2 नेवाडा में, 2 एरिजोना में। हर टनल का व्यास 56 फीट था और उसे 3 फीट मोटे कंक्रीट से ढंका गया था। 18 महीनों से भी अधिक समय तक दलों ने इन भूमिगत भट्टियों के अंदर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक दमघोटू तापमान में मेहनत की। 1932 के अंत तक चट्टानों के कॉफर डैम चैनल के पार डाले गए, जिससे जंगली लाल सांड कोलोराडो नदी को उसकी प्राचीन धारा से निकालकर पहाड़ी सुरंगों की ओर मोड़ दिया गया। भूवैज्ञानिक इतिहास में पहली बार घाटी का तल सूखा और खुला पड़ा था, निर्माण के लिए तैयार। वर्ष था 1931। अमेरिका महामंदी की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। करोड़ों लोग कंगाल थे, अपने परिवारों का पेट भरने के लिए काम की तलाश में बेताब थे। जब 6 कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड नामक निर्माण संघ ने भर्ती शुरू की तो हजारों लोग रेगिस्तान में उमड़ पड़े। उनमें से थे हाई स्केलर्स, वे लोग जिन्होंने शायद पृथ्वी की सबसे खतरनाक नौकरी संभाली थी। ये लोग नाजुक लकड़ी की बोस्वेन की कुर्सियों में बैठकर खड़ी चट्टानों की दीवारों के साथ 700 फीट ऊपर झूलते रहते थे। 50 पाउंड के जैकहैमर और डायनामाइट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ढीली चट्टानों को हटाया ताकि बांध के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। उन्होंने कपड़े की टोपियों को गाढ़े तारकोल में डुबोकर अस्थायी हार्ड हेड बनाई, जो एक कच्चा सुरक्षा नवाचार था, और गिरती चट्टानों से अनगिनत जानें बचाईं। फिर भी मानवीय नुकसान दुखद ही रहा। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1931 से 1936 के बीच साइट पर 96 औद्योगिक मौतें दर्ज की गईं। हालांकि सुरंगों के अंदर गर्मी से बेहाशी और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण और भी कई लोगों की जान गई। जून 1933 में घाटी की सतह पर पहली बाल्टी कंक्रीट डाली गई, लेकिन इससे एक गंभीर भौतिक संकट उत्पन्न हो गया। जब विशाल मात्रा में कंक्रीट सख्त होती है तो एक एक्सोथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण अंदरूनी हिस्से में तीव्र गर्मी पैदा होती है। अगर इंजीनियरों ने हूवर डैम को एक ही लगातार ब्लॉक के रूप में डाला होता तो उसमें फंसी हुई गर्मी को ठंडा होने में अनुमानित 125 साल लग जाते। जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडा होता, संरचना में दरारें पड़ जाती, वो टूट जाती और अपने ही भारी वजन के नीचे ढह जाती। मुख्य डिजाइनर सैविज ने एक शानदार समाधान निकाला। डैम को एक विशाल ब्लॉक के रूप में नहीं, बल्कि अलग अलग खड़े कॉलमों के समूह के रूप में डाला गया। इन ब्लॉकों के भीतर 1 इंच मोटी स्टील की 582 मील लंबी कूलिंग पाइपें डाली गई थीं। घाटी के किनारे पर बने एक विशाल रेफ्रिजरेशन प्लांट ने इस आंतरिक नेटवर्क में बर्फीला पानी पंप किया, जिससे कंक्रीट को सदियों के बजाय कुछ महीनों में ही कृत्रिम रूप से ठंडा कर दिया गया। एक बार स्थिर हो जाने के बाद ब्लॉकों के बीच की दरारों में उच्च दबाव से तरल ग्राउट डाला गया, जिससे इन कॉलमों को एक एकीकृत अभेद्य आर्च ग्रेविटी संरचना में बदल दिया गया। इन गहरे इंजीनियरिंग रेट्रोस्पेक्टिव्स को जीवंत बनाना अत्यधिक शोध और सटीकता की मांग करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया रंबल पर हमें टिप देकर समर्थन करने पर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।
30 सितंबर 1935 को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हजारों दर्शकों के सामने डैम को समर्पित किया। निर्धारित समय से पूरे 2 साल पहले और बजट से कम में पूरा हुआ। ये तैयार अवरोध इंजीनियरिंग का एक दैत्य बनकर खड़ा था। 726 फीट ऊंचा, आधार पर 660 फीट मोटा, जो 2 फुटबॉल मैदानों जितनी दूरी है, और इसका वजन 6.6 मिलियन टन से भी अधिक था। इसके विशाल कंक्रीट के वक्र के पीछे फंसी हुई नदी ने इकट्ठा होकर लेक मीड का निर्माण किया, जो मात्रा के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय है। विशाल फ्रांसिस टर्बाइनों से संचालित जल विद्युत संयंत्र ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की। इस ऊर्जा ने छोटे रेगिस्तानी कस्बों को लास वेगास जैसी फलती फूलती महानगरियों में बदल दिया और दक्षिणी कैलिफोर्निया के कृषि क्षेत्रों को बिजली से रोशन कर दिया। ये बांध मानव प्रतिभा की एक सच्ची उत्कृष्ट कृति के रूप में खड़ा है। ये प्रमाण है कि जब वैज्ञानिक अनुशासन एक अडिग प्राकृतिक शक्ति से टकराता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। रेगिस्तान में शांत और अडिग खड़ा हूवर डैम मानव दृढ़ता का एक स्थायी स्मारक बना हुआ है।